प्यूजो की किंवदंती। प्यूजो की किंवदंती हमारी संज्ञानात्मक क्रांति और इसके प्रभाव को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। स्टैडल शेर आदमी जैसा हूबहू दिखने वाला एक प्रतीक आज पेरिस से सिडनी तक कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर दिखाई देता है। यह एक हुड आभूषण है जो यूरोप के सबसे पुराने और सबसे बड़े कार निर्माताओं में से एक प्यूजो द्वारा बनाए गए वाहनों की शोभा बढ़ाता है। प्यूजो कंपनी की शुरुआत स्टैडल गुफा से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर वैलेंटिनी गांव में एक छोटे से पारिवारिक कारोबार के रूप में हुई थी। आज कंपनी दुनिया भर में लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार देती है, जिनमें से ज्यादातर एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। ये अजनबी इतने प्रभावी ढंग से सहयोग करते हैं कि 2008 में प्यूजो ने 15 लाख से अधिक वाहन उत्पादन किए, जिससे लगभग 55 अरब यूरो की कमाई की। लेकिन इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि प्यूजो की ये गाड़ियां स्पष्ट रूप से कंपनी हैं। भले ही दुनिया की हर प्यूजो गाड़ी को कबाड़ में बेच दिया जाए, प्यूजो कंपनी खत्म नहीं होगी। यह नई कारों का निर्माण जारी रखेगी और अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करती रहेगी। कंपनी के पास कारखाने, मशीनरी, शोरूम हैं और इनमें मैकेनिक, अकाउंटेंट और सचिव काम करते हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी प्यूजो नहीं हैं। एक आपदा प्यूजो के हर एक कर्मचारी को मार सकती है और इसकी सभी कार्यकारी कार्यालयों को नष्ट कर सकती है। फिर भी कंपनी पैसे उधार ले सकती है, नए कर्मचारियों को काम पर रख सकती है, नई फैक्ट्रियां बना सकती है और नई मशीनरी खरीद सकती है। प्यूजो के पास प्रबंधक और शेयर धारक हैं, लेकिन वे दोनों भी कंपनी नहीं हैं। सभी प्रबंधकों को बर्खास्त किया जा सकता है और इसके सभी शेयर बेचे जा सकते हैं, लेकिन कंपनी फिर भी बरकरार रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्यूजो अजेय या अमर है। यदि कोई न्यायाधीश कंपनी के विघटन का आदेश देता है, तो इसकी फैक्ट्रियां खड़ी रहेंगी और इसके कर्मचारी, लेखाकार, प्रबंधक और शेयरधारक जीवित रहेंगे। लेकिन प्यूजो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। कहा जाए तो प्यूजो का भौतिक दुनिया से कोई सीधा संबंध नहीं है, यह हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है। वकील इसे कानूनी कल्पना कहते हैं। यह सच है कि प्यूजो एक भौतिक इकाई नहीं, लेकिन यह एक कानूनी इकाई के रूप में मौजूद है। यह आप या मेरे जैसे ही उन देशों के कानूनों से बाध्य है जिनमें यह काम करती है। यह बैंक खाता खुलवा सकती है और संपत्ति की मालिक हो सकती है। यह करों का भुगतान करती है और इस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, और यहाँ तक कि इसके मालिकों या इसके लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अलग से मुकदमा भी चलाया जा सकता है। प्यूजो कानूनी कल्पनाओं की एक विशेष शैली से संबंधित है, जिसे सीमित देयता कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहा जाता है। ऐसी कंपनियों के पीछे का विचार मानवता के सबसे सरल और महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। होमो सेपियंस लंबे समय तक इसके बिना ही रहे। अधिकांश दर्ज इतिहास के दौरान संपत्ति केवल मांस और खून वाले मनुष्यों के पास ही हो सकती थी, जो 2 पैरों पर चलते और जिनके पास बड़ा दिमाग होता। अगर 13वीं शताब्दी में फ्रांस में किसी युवक ने कार निर्माण कारखाना लगाना होता, तो वह उसका खुद का ही निजी व्यवसाय कहलाता। अगर उसका उत्पाद खरीद के 1 हफ्ते बाद खराब हो जाता, तो असंतुष्ट ग्राहक उस पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा करता। अगर उस युवक ने अपनी कार्यशाला बनाने के लिए 1000 सोने के सिक्के उधार लिए होते और व्यवसाय फेल हो जाता, तो उसे अपनी निजी संपत्ति, अपना घर, अपनी गाय, अपनी जमीन बेचकर ऋण चुकाना पड़ता। उसे अपने बच्चों को भी गुलामी में बेचना पड़ सकता था। अगर वह ऋण नहीं चुका पाता, तो उसे राज्य द्वारा जेल में डाल दिया जाता या उसके लेनदार उसे गुलाम बना लेते। वह अपनी कार्यशाला के सभी दायित्वों के लिए बिना किसी सीमा के पूरी तरह उत्तरदायी था। अगर आप उस समय रहते,
तो शायद आप अपना खुद का उद्यम खोलने से पहले 2 बार सोचते। लोग नए व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक जोखिम लेने से डरते थे क्योंकि इससे उनके परिवार पूरी तरह से कंगाल हो सकते थे। यही कारण है कि लोगों ने सामूहिक रूप से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियों के अस्तित्व की कल्पना की। ऐसी कंपनियां कानूनी रूप से उन लोगों से स्वतंत्र थीं जो उन्हें स्थापित करते या उनमें पैसा लगाते या उनका प्रबंधन करते। पिछली कुछ शताब्दियों में ऐसी कंपनियां आर्थिक क्षेत्र में मुख्य खिलाड़ी बन गई हैं और हम उनके इतने आदी हो गए हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व केवल हमारी कल्पना में ही है। अमेरिका में सीमित देयता कंपनी के लिए तकनीकी शब्द निगम या कॉरपोरेशन है। यह शब्द कॉर्पस लैटिन में बॉडी से निकला है, एक ऐसी चीज जो इन निगमों में होती ही नहीं है। उनके पास कोई वास्तविक भौतिक निकाय न होने के बावजूद अमेरिकी कानूनी व्यवस्था निगमों को कानूनी व्यक्तियों के रूप में मानती है, जैसे कि वे मांस और खून वाले इंसान हों। इसी तरह 1896 में फ्रांसीसी कानूनी व्यवस्था ने भी ऐसा ही किया, जब आर्मंड प्यूजो, जिन्हें अपने पिता से एक धातु की दुकान विरासत में मिली थी जो स्प्रिंग, आरी और साइकिल बनाती थी, ने ऑटोमोबाइल व्यवसाय में जाने का फैसला किया, तो उन्होंने एक सीमित देयता कंपनी स्थापित की। उन्होंने कंपनी का नाम अपने नाम पर रखा, लेकिन यह उनसे स्वतंत्र थी। अगर कारों में से एक खराब हो जाती तो खरीदार प्यूजो पर मुकदमा करता, आर्मंड प्यूजो सेपियन पर नहीं। अगर कंपनी ने लाखों फ्रैंक उधार लिए और फिर दिवालिया हो गई तो आर्मंड प्यूजो पर अपने लेनदारों का एक भी फ्रैंक बकाया न होता, क्योंकि ऋण प्यूजो कंपनी को दिया गया था, न कि आर्मंड प्यूजो नामक होमो सेपियन को। आर्मंड प्यूजो की मृत्यु 1915 में हो गई, मगर प्यूजो कंपनी अभी भी जीवित और अच्छी स्थिति में है। आइए समझें आर्मंड प्यूजो नामक व्यक्ति ने प्यूजो नामक कंपनी का निर्माण कैसे किया। यह ठीक उसी तरह हुआ जैसे पुजारियों और जादूगरों ने पूरे इतिहास में देवताओं और राक्षसों का निर्माण किया है, और जिसमें हजारों फ्रांसीसी अभी भी हर रविवार को पेरिश चर्चों में मसीह के शरीर का निर्माण करते हैं। यह सब कहानियां सुनाने और लोगों को उन पर विश्वास करने के लिए मनाने के इर्द गिर्द घूमता है। चर्च के मामले में महत्वपूर्ण कहानी मसीह के जीवन और मृत्यु की थी, जैसा कि कैथोलिक चर्च द्वारा बताया जाता है। इन कहानियों के अनुसार यदि कोई कैथोलिक पादरी अपने पवित्र वस्त्र पहनकर सही समय पर सही शब्द कहे तो सामान्य रोटी और शराब भगवान के मांस और खून में बदल जाएगी। ऐसा देखकर कि पुजारी ने सभी प्रक्रियाओं का ठीक और लगन से पालन किया है, लाखों भक्त फ्रांसीसी कैथोलिकों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि पवित्र रोटी और शराब में वास्तव में ही भगवान मौजूद हों। प्यूजो के मामले में यह महत्वपूर्ण कहानी फ्रांसीसी कानूनी संहिता थी, जिसे फ्रांसीसी संसद ने लिखा था। फ्रांसीसी विधायकों के अनुसार यदि एक प्रमाणित वकील सभी उचित अनुष्ठानों का पालन करता है, सभी आवश्यक मंत्र और शपथ को एक शानदार ढंग से सजाए गए कागज के टुकड़े पर लिखता है और दस्तावेज के नीचे अपने हस्ताक्षर करता है, तो एक नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। जब 1896 में आर्मंड प्यूजो ने अपनी कंपनी बनाना चाहा, तो उसने इन सभी पवित्र प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए एक वकील को भुगतान किया। एक बार जब वकील ने सभी सही कानूनी अनुष्ठान किए और सभी आवश्यक मंत्र और शपथ का उच्चारण किया, तो लाखों ईमानदार फ्रांसीसी नागरिकों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि प्यूजो कंपनी वास्तव में मौजूद हो। प्रभावी कहानियां बताना आसान नहीं है। कठिनाई कहानी सुनाने में नहीं, बल्कि हर किसी को उस पर विश्वास दिलाने में है। इतिहास का अधिकांश हिस्सा इसके इर्द गिर्द घूमता है। कोई लाखों लोगों को देवताओं, राष्ट्रों या सीमित देयता कंपनियों के बारे में विशेष कहानियों पर विश्वास करने के लिए कैसे मना सकता है? फिर भी जब यह सफल होता है तो यह सैपियंस को अपार शक्ति देता है,
क्योंकि यह लाखों अजनबियों को सहयोग करने और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने में सफल बनाता है। जरा कल्पना करें कि अगर हम केवल उन चीजों के बारे में बात कर सकते जो वास्तव में मौजूद हैं, जैसे नदियाँ, पेड़ और शेर, तो राज्य या चर्च या कानूनी व्यवस्थाएं बनाना कितना मुश्किल होता। वर्षों से लोगों ने कहानियों का एक जटिल नेटवर्क बुना है। इस नेटवर्क के भीतर प्यूजो जैसी कल्पनाएं न केवल मौजूद हैं, बल्कि अपार शक्ति भी रखती हैं। कहानियों के इस नेटवर्क के माध्यम से लोग जो चीजें बनाते हैं, उन्हें काल्पनिक सामाजिक निर्माण या कल्पित वास्तविकताएं कहा जाता है। एक कल्पित वास्तविकता झूठ नहीं होती, बस यह कोई भौतिक सच्चाई नहीं होती। झूठ के विपरीत एक काल्पनिक वास्तविकता ऐसी चीज है जिस पर हर कोई विश्वास करता है, और जब तक यह सांप्रदायिक विश्वास कायम रहता है, तब तक काल्पनिक वास्तविकता दुनिया में ताकत रखती है। स्टैडल गुफा के मूर्तिकार ने शेर आदमी वाली संरक्षक आत्मा के अस्तित्व में ईमानदारी से विश्वास किया होगा। कुछ जादूगर धोखेबाज होते हैं, लेकिन अधिकांश ईमानदारी से देवताओं और राक्षसों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। अधिकांश करोड़पति ईमानदारी से पैसे और सीमित देयता कंपनियों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। अधिकांश मानवाधिकार कार्यकर्ता ईमानदारी से मानवाधिकारों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था जब 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने मांग की कि लीबिया सरकार अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करे। भले ही संयुक्त राष्ट्र, लीबिया और मानवाधिकार सभी हमारी उपजाऊ कल्पनाओं की उपज हैं। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद से सेपियन इस प्रकार एक दोहरी वास्तविकता में जी रहा है। एक ओर नदियों, पेड़ों और शेरों की वास्तविकता, और दूसरी ओर देवताओं, राष्ट्रों और निगमों की कल्पित वास्तविकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, कल्पित वास्तविकता और भी अधिक शक्तिशाली होती गई, जिससे आज नदियों, पेड़ों और शेरों का अस्तित्व देवताओं, राष्ट्रों और निगमों जैसी कल्पित संस्थाओं की कृपा पर निर्भर करता है। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।